Hello friends, our today's topic is poverty. पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। पॉवर्टी होती क्या है? मीन्स गरीबी किसे कहते हैं? कौन है गरीब? तो इस विषय में हम जानेंगे, राइट? व्हाट इज पॉवर्टी? Actually, poverty relates to what? Deprivation. Deprivation. Deprivation of what? Essential needs, essential commodities, your essential things, right? डिप्राइवेशन का अर्थ होता है वंचन। यदि कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं से वंचित रह जाता है, आवश्यक वस्तुएं, अगर इनसे वंचित रह जाता है तो उसको हम गरीब कहते हैं, राइट? तो ये आवश्यक वस्तुएं क्या है? इसमें होगा आपका फूड मीन्स भोजन, क्लॉथ वस्त्र, शेल्टर आवास, एजुकेशन शिक्षा, एंड हेल्थ स्वास्थ्य। अगर कोई व्यक्ति वस्त्र भोजन आवास शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक वस्तुओं से वंचित रह जाता है या फिर इनकी भरपाई करने में, इनको पाने में असमर्थ है, तो उस व्यक्ति को हम गरीब कहते हैं तथा उसकी ये अवस्था गरीबी कहलाती है। ठीक है, तो गरीबी क्या है इसका आपको पता चल गया। गरीबी रिलेट्स टू व्हाट? डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन ऑफ व्हाट? असेंशियल थिंग्स। असेंशियल थिंग्स लाइक फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर, education and health. If someone is deprived from these essential things like food, clothes, shelter, education and health, that person will be called poor and his condition is called poverty. उसी को हम क्या बोलते हैं? गरीबी कहते हैं। ठीक है, तो गरीबी क्या है आपको समझ में आ गया। इसके अलावा मैं गरीबी से रिलेटेड कुछ बातें करता हूं कि जैसे आप देखते हैं 2019 से 2020 इस दरमियान गरीबी बढ़ी है। और गरीबी कितनी बढ़ी? ग्लोबल पॉवर्टी की बात कर रहा हूं, वैश्विक गरीबी 50 मिलियन। 50 मिलियन बोले तो 5 करोड़। 5 करोड़ गरीबों की संख्या बढ़ी है इस दरमियान। और आज के टाइम अगर आप देखें तो लगभग दुनिया के 9% लोग हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में। 9% लोग, इतने 9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज लिविंग बिलो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन मीन्स बिलो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। ये क्या है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा निर्धारित की गई है। $1 $1.9। ठीक है, $1.9 के रूप में। इनसे अगर $1.9 का अर्थ यहां पर पर्सन पर डे कंजप्शन, इतने का अगर कोई व्यक्ति एक दिन में खर्चा कर लेता है पर डे, पर पर्सन पर डे, तो इससे ऊपर कर लेता है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मतलब एक्सट्रीम पुअर नहीं है। और इससे नीचे है तो वो एक्सट्रीम पुअर है। अभी दुनिया में लगभग 9% लोग हैं वो बिलो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है। ठीक है,
और इसके अलावा अराउंड 1/5, ये 1/10 हो गया लगभग, 1/5 लोग हैं जो $3.2 पर पर्सन पर डे कंजप्शन से नीचे है। कितने? जनसंख्या लगभग विश्व की 20% है वो पर पर्सन पर डे, 20% लोग, दे आर बिलो 20% population, means 1/5 of whole population of this globe, they are living this standard, this poverty line, and around 2/5 means or 40% you can say living below $5.5 per person per day, ये हालात है। ठीक है, तो कोरोना के दरमियान पोवर्टी है वो बढ़ी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे गोल है, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, इनका गोल है कि हम लगभग आने वाले 5 सालों में, मीन्स अभी की बात कर रहे हैं 2021 से, आफ्टर फ्रॉम 2021 टू 2026 हम गरीबी को घटाकर इतना कर देंगे जो कि अभी इतना है, यानी 9% से घटाकर 6% तक, मतलब इनका अनुमान है, ये तो क्या घटा देंगे, लेकिन इनका एक अनुमान है, गरीबी तो जैसे घटेगी वैसे ही घटेगी, लेकिन इनका अनुमान है कि इतनी घट जाएगी। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है, गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक जीरो एक्सट्रीम पोवर्टी करनी है। एक्सट्रीम जो पोवर्टी है वो जीरो हो जानी, मतलब पोवर्टी खत्म, एकदम हटा देनी है, पोवर्टी का पूरी तरह से इरेडिकेशन का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि 1990 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसका लक्ष्य था 2015 तक की वर्ल्ड की कम से कम हाफ पॉपुलेशन है उसको हम एक्सट्रीम पोवर्टी लाइन से बाहर निकाल देंगे। और ये अचीवमेंट इसने कब कर लिया था, 2012 में, इन 2012 में ही ये अचीवमेंट कर लिया था, किसने, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ने। ठीक है, अब बात इस पर चल रही, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि इस दरमियान इतने जो गरीब लोग हैं 2019-20 में बढ़े हैं, यानी 2018 के कंपेयर में, 2018 के कंपेयर में 2018-19 में बढ़े हैं, जबकि 2021 में वापस पोवर्टी कम हुई है। कम कितनी हुई है, मतलब इस आंकड़े से कम हुई है। अभी इसमें जितनी पोवर्टी थी यहां पर, इससे लगभग 8 मिलियन ज्यादा है, ज्यादा नहीं, 8 मिलियन ज्यादा रह गई। ओके, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पोवर्टी, और आपको कुछ आंकड़े ऐसे भी देता हूं कि 2010 और 2020 के बीच में कुछ देश है जिन्होंने पोवर्टी बहुत ही ज्यादा कम करी, जैसे इंडिया और चाइना, इन्होंने मिलकर लगभग 407 मिलियन लोगों को पोवर्टी लाइन से बाहर किया है। ठीक है, यहाँ पर पोवर्टी काफी कम हुई है। और इसके अलावा मैं बताऊं कि किन देशों में पोवर्टी कम नहीं हुई है, तो सब साधारण अफ्रीकन लगभग 26 देश है, वहां पे पोवर्टी है वो बड़ी है, जबकि इस दरमियान कम नहीं हुई है। जैसे अंगोला है, जैसे आपका कॉन्गो है, इन देशों में पोवर्टी बढ़ी है न कि घटी है, यानी 26 ये सब साधारण अफ्रीकन देश है, यहाँ पर पोवर्टी कम नहीं हुई है बल्कि घटी है। जबकि इंडिया और चाइना ने एक सिग्निफिकेंट चेंज किया है, एक गरीबों को बाहर निकालने की एक भरपूर कोशिश के साथ इन्होंने लगभग 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को एक्सट्रीम पोवर्टी लाइन से बाहर निकाल दिया है, मतलब यहाँ पर काफी डेवलपमेंट हुआ है।
वहीं पे अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें तो उसके आंकड़े भी कहते हैं कि भारत से लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। ठीक है, 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। उनको कैसे पता, कैसे आए? ठीक है, अब हम पॉवर्टी की एक अच्छे से बात करते हैं कि पॉवर्टी कितने प्रकार की है। टाइप्स दो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी। भारत में गरीबी इसी आधार पे मापी जाती है। और दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी, यानी कि सापेक्ष गरीबी। अमीर देशों में या डेवलप्ड नेशंस में इस प्रकार की गरीबी से वहां का जो सिस्टम है उसको मापा जाता है, गरीबी का जो सिस्टम है। ठीक है, गरीबी कितनी है, किसके पास कितना डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, इसके आधार पर देखा जाता है। भारत में क्या है, एब्सोल्यूट पुअर है, मीन्स सब कुछ डेमोक्रेटिक टाइप का है। ये मान लो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा, और इसके नीचे तमाम लोग, ये जितने भी लोग हैं, ऑल पीपल आर लिविंग अंडर दिस लाइन, दे आर कॉल्ड व्हाट, पुअर। एंड व्हाट टाइप ऑफ पुअर दे आर एब्सोल्यूट पुअर। ठीक है, हमने कभी पॉवर्टी की गहनता, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी पर ध्यान नहीं दिया है कि कौन कितना पुअर है, हु इज व्हाट मच पुअर, कितना है। हमें हमारा बस यही सिस्टम है कि इस गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम लोग क्या है, गरीब। हेड काउंट रेशियो से हमने इनको ज्ञात किया है, शीर्ष गणना अनुपात से, यानी सिरों को सिर है इनके, हेड है इनको गिना। अच्छा, ये गरीब, ये गरीब, ये गरीब, इस प्रकार से। तो जमहूरियत हुकूमत में बंदों की गिनती तो होती है लेकिन उन्हें तोला नहीं करते। यानी यहाँ पर जमहूरियत हुकूमत में बंदों की हमने गिनती तो करी है, ये सारे पुअर है, हमने तोला नहीं कि ये इतना पुअर है, ये इतना पुअर है, ये इतना पुअर है। यानी कौन कितना पुअर है, इंटेंसिटी की ओर हम नहीं गए। वी डिड नॉट ट्राई टू नो द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, कि कौन कितना गरीब है, राइट। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो से निकाली जाती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में बेसिकली क्या होता है कि एक पॉवर्टी लाइन और उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे किस प्रकार के हैं, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट पुअर है। यानी मान लो, सपोज करें कि सी रंगराजन की मैं रिपोर्ट मान लेता हूं, ये शहरी की 1407 रुपया, अगर एक महीने में ये व्यक्ति इतने का कंजप्शन कर पाता है तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, तो मान लो ये 1407 है, तो ये मान लो कोई 1400 वाला है और ये 1200 का ही कर पा रहा है, ये 1000 रुपीज, ये 500 रुपया, इसके नीचे वाला 200 रुपया। अगर इस लेवल पर इसको आने के लिए इसको तो कई दिन फास्टिंग करना पड़ेगा, और अगर ये सोचेगा पहले मैं फास्टिंग करूं फिर ये 200 रुपए का कंजप्शन करूं, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट इज बीइंग नीडेड, देयर इज मच डिफरेंस, राइट। हम हेड काउंट रेशियो पर ज्ञात करते हैं कि इतने लोग पुअर है, लेकिन हमने इंटेंसिटी नहीं जानने की कोशिश करी है कि नीचे वाला तो बेचारा मारे जाएगा, इतनी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पॉवर्टी में, सीवियर पॉवर्टी में बेचारा जी रहा है, तो इसके साथ क्या होगा। लेकिन हमारा जो मेथडोलॉजी है, हमारा जो सिस्टम है, दिस इज दिस, ये यही है, इट इज दिस, हमारा यही है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोग किस प्रकार के गरीब है, निरपेक्ष गरीब। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी यही है। समझ में आया होगा। तो इस लाइन के जो नीचे हैं वो सारे के सारे एब्सोल्यूट पुअर है। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होता है कि कंपैरिजन होता है उच्च
आय वर्ग के लोगों का निम्न आय वर्ग के लोगों के साथ, या निम्न आय वर्ग के लोगों का मध्यम आय वर्ग के लोगों के साथ, या उच्च वर्ग के आय लोगों का मध्यम आय वर्ग के लोगों के साथ, इस प्रकार से एक कंपैरिजन होता है। और यहाँ पर ये पता चलता है कि किसके पास कितने रिसोर्सेस है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पास कितने प्रतिशत इस देश के रिसोर्सेस उसके पास है। ठीक है, तो इससे इससे रिलेटिव पॉवर्टी का पता चलता है। ठीक है, मान लो कि ये 10% ऊपर के लोग, ये 10% नीचे के लोग, इनका हमने कंपैरेटिव स्टडी किया, और जो हमें इससे कंसिक्वेंसेस मिले हैं वो क्या बताएंगे, रिलेटिव पॉवर्टी। राइट, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी इस प्रकार से ज्ञात की जाती है कि निम्न वर्ग के 10% लोगों के पास ऊपरी वर्ग के 10% जो वर्ग के लोग हैं उनके कंपेयर में कितना कम धन है ना, कितने कम रिसोर्सेस इनको मिले, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, तो रिलेटिव पॉवर्टी आप समझ गए होंगे। रिलेटिव पॉवर्टी एक प्रकार की इनकम डिस्पैरिटी को बताता है। ठीक है, आय विषमता, इनकम डिस्पैरिटी। आय विषमता ये क्या बताता है, आय विषमता की कौन व्यक्ति कितना, किसके पास कितना है और किसके पास कितना धन है, और दो वर्गों के बीच में धन का किस प्रकार से बंटवारा हुआ है, और इनके बीच में धन का कितना अंतर है, मींस वेल्थ होल्डिंग में इनके पास कितना अंतर है, किसके पास कितना है, इनकम डिस्पैरिटी को भी बताता है। तो इनकम डिस्पैरिटी को हम कैसे जानते हैं, तो मैं आपको बात बताऊंगा गिनी कोफिशिएंट एंड लोरेंज कर्व की। गिनी कोफिशिएंट इज व्हाट एंड लोरेंज कर्व इज व्हाट, तो हम इसकी बात करते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, गिनी कोफिशिएंट वगैरह और लोरेंज कर्व देखेंगे। व्हाट इज लोरेंज कर्व एंड व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट, लेट्स नो अबाउट दिस। ठीक है, लोरेंज कर्व, मैक्स ओ लोरेंज ने 1905 में इसको डिस्कवर किया था, मतलब बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, जबकि गिनी कोफिशिएंट इसको बोलते हैं गिनी गुणक, इसको बोलते हैं लोरेंज वक्र, और ये बनाया गया था 1912 में, 1912 में। ठीक है, ये दोनों क्या बताते हैं, यही तो बताते हैं आय विषमता, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में यही तो बताते हैं। ये किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पहले हम जानते हैं कि गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 0 to 1। ठीक है, और गिनी इंडेक्स की वैल्यू 0 to 100। ठीक है, तो लोरेंज का और गिनी कोफिशिएंट ये दोनों साथ साथ किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, देखिए। यहां पर हम ले लेते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम और वेल्थ। क्यूमुलेटिव, यहां पर भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम अर्निंग ग्रुप और पीपल। ये लोग हैं, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस प्रकार से ये 100 है, 100%। 20, 30, 40, 50, 60, 70%, 80%, 90% और 100%। ये धन का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज लाइन ऑफ इक्वालिटी।
ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है, समता रेखा है, समानता रेखा। और ये क्या है, इनकम अर्निंग ग्रुप है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये भी 10 कम्युलेटिव परसेंटेज में है, ठीक है। 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। अब देखिए, हमने बात करी है कि लगभग 70% लोगों के पास, मान लो 40%, ऐसे मान लो कि 60% लोग, 50% लोगों के पास 30% धन है। यहां पर होगा कहीं 60% लोगों के पास 30% धन है, यहां मान लिया। और 40% लोगों के पास 20% धन है, हमने ये मान लिया। और 80% लोगों के पास हमने मान लिया 70% धन है, यहां कहीं 90% लोगों के पास 80% धन है, यहां कहीं। इससे एक कर्व बना है, देखो इस प्रकार से। इसको बोला जाता है लोरेंज कर्व। ये क्या है, लोरेंज कर्व। ओके, अब लोरेंज कर्व की क्या खासियत है और गिनी कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है? तो गिनी कोफिशिएंट G इज इक्वल टू, ये मैं इसको शेडेड कर देता हूं, लाइन लगाती है जैसे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन एरिया बिलो लाइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इस इक्वालिटी लाइन के नीचे का पूरा एरिया, मतलब यहाँ पूरा ये ट्राइंगल है, इसका भाग देना है। सपोज कर लो कि ये पूरा, सपोज करो ये कोई ट्राइंगल है, इसका पूरे का जो एरिया है दैट इज 10 यूनिट। यानी सपोज किया है हमने कि पूरे का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 10 यूनिट है, 10 इकाई। इसका कितना होगा? तो शेडेड रीजन का लगभग 3 यूनिट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हमने मानना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे गिनी कोफिशिएंट? 3/10 बराबर 0.3। अब मान लो मैं एक और ये जो लोरेंज कर्व बना देता हूं, ये और बन गया। अब से शेडेड एरिया और हो जाएगा ये, तो इन दोनों को मिलाकर हो सकता है 5 यूनिट है, ठीक है। अब G1 क्या होगा? 5/10 यानी 0.5। अब इससे हमें क्या मिला है, देखो कुछ पॉइंट्स यहां पर ध्यान देने योग्य है कि इक्विलिटी लाइन से जितना लोरेंज कर्व पास में, वो क्या शो करता है? इनकम इनइक्वालिटी कम है, और जितना दूर है इसकी इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है। यहां पर क्या ध्यान रखना है कि अगर हम 0 से 1 की तरफ बढ़ते हैं तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है। यहां पर 0 से 1 की ओर बढ़ रहे हैं, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है और यहां पर ज्यादा हो जाती है, यानी इसके लिए ज्यादा हो गई। यानी अगर लोरेंज कर्व दूर है तो भी ज्यादा है, और गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा आती है तो भी ज्यादा हो रही है। तो ये दोनों में इस प्रकार का संबंध है। हाँ, गिनी कोफिशिएंट की अगर वैल्यू 0 है तो क्या हुआ? तब आपका जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बिल्कुल नहीं है, यानी आपका जो ये लोरेंज कर्व इसके ठीक ऊपर ऐसे बनेगा, ठीक ऊपर बनेगा। तो शेडेड एरिया क्या होगा? 0 वो नीचे का जो पूरा क्षेत्रफल है, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ
कि इसके ऊपर एकदम ठीक लोरेंज कर्व बनता है तो देयर इज नो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। और अगर लोरेंज कर्व इस प्रकार से इसको पूरा घेर लेता है, यहां से ऐसे बनता है, तो वैल्यू आ जाती है 1। और इसका अर्थ होता है कि पूरे विश्व में सारी की सारी इनकम कोई एक व्यक्ति कमा रहा है, बाकी किसी के पास किसी भी प्रकार की इनकम नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, गरीबी से संबंधित कुछ समिति, कुछ कमिटीज ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन, गरीबी के आकलन से संबंधित कुछ समितियां भी बनी। कमिटीज ऑन पॉवर्टी, गरीबी पर विभिन्न प्रकार की समितियां बनी। सबसे पहले अलाग कमेटी बनी थी। अलाग कमेटी कब बनी? 1977, और इसने रिपोर्ट दी 1979 में। अलाग कमेटी ने क्या किया, किस प्रकार की चीज को यूज किया पॉवर्टी के लिए? तो अलाग कमेटी ने बताया कि जो अगर रूरल एरिया के लोग हैं और अर्बन एरिया के लोग हैं, तो यहाँ पर कैलोरी इनटेक के आधार पर गरीबी रेखा को तय किया गया। अगर 2400 कैलोरीज का पर डे कंजप्शन करते हैं, कैलोरीज पर डे पर पर्सन, और अर्बन के लिए यानी शहरी क्षेत्र के लिए कितनी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400, 2400, और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी पर डे, प्रतिदिन अगर कोई एक व्यक्ति कंजप्शन करता है तो वो पुअर नहीं है ये। और इस समय गरीबी लगभग कितनी थी देश में? तो इस समय गरीबी 50% के आसपास थी, अराउंड 50%, है ना? अराउंड 50% लोग गरीबी में जी रहे थे। और ये डेटा कहां से लिए? 1958 में एक रिसर्च हुई थी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, आप कह सकते हैं AIIMS का, एम्स की रिपोर्ट, ये रिसर्च में पाया गया कि जो रूरल क्षेत्र के लोग हैं उनको कितना भोजन चाहिए, 2455 कैलोरी, जबकि अर्बन वालों को कम चाहिए, यानी 2100 से कम। फिर राउंड फिगर में ये हमने लिया। ठीक है, इसके आधार पे अलाग कमेटी ने गरीबी रेखा तय करी। और उसके बाद दूसरी गरीबी मापने के लिए कमेटी आती है, दैट इज DT लकड़ावाला कमेटी। DT लकड़ावाला कमेटी ने क्या किया, बात तो यही रखी थी, मतलब कैलोरी इनटेक को ही मेजर बनाया था। DT लकड़ावाला, इन्होंने क्या किया, 18 राज्यों से आंकड़े प्राप्त किए और 18 राज्यों की अलग अलग गरीबी रेखा इन्होंने मापी। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग गरीबी रेखा का कारण क्या है? क्योंकि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, इसलिए वहां की गरीबी रेखा भी अलग है। अगर हम कहें कि राजस्थान की गरीबी रेखा कम है जबकि केरला की अगर ज्यादा है, तो क्यों? क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा है जबकि यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, इसलिए। ठीक है, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ है, इट मींस रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग गरीबी की रेखा वो अलग अलग क्यों है। DT लकड़ावाला कमेटी ये 1989 में बनी और 1993 में इसने रिपोर्ट दी। और इस समय इन्होंने एक मेथोडोलॉजी यूज करी थी, यूआरपी की हालांकि शुरुआत कब हुई थी? 1993-94 में। ठीक है, यूआरपी मेथोडोलॉजी, ये मेथड था, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड।
यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड बेसिकली इसमें क्या होता था, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड में इसमें क्या है कि सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता था, सभी आवश्यक वस्तुएं, और उनका साल भर का देखा जाता था कि इन पर कितना खर्चा लगता है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना ये लोग इन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, इसके आधार पे देखा। तो यूआरपी मेथोडोलॉजी हमने यूज करी, सभी एसेंशियल गुड्स, ऑल गुड्स आर इंक्लूडेड हियर एंड डेटा आर टेकन फॉर 1 ईयर, ठीक है, 365 दिनों के लिए। तो इस प्रकार से इन्होंने 18 राज्यों की अलग अलग गरीबी रेखा बताई थी। इसके बाद आती है आपकी जो कमेटी आती है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी क्या कहती है, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी कब बनी, 2004 में, रिपोर्ट दी 2009 में इस कमेटी। ओके, इसमें क्या हुआ, इन्होंने कैलोरी इनटेक को हटा दिया। क्या किया, कैलोरी इनटेक को हटा दिया। अब इन्होंने पूरा बेसिस बताया इनकम एक्सपेंडिचर को, इनकम कितनी हो रही है और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ठीक है। तो यानी एक्सपेंडिचर से इनकम एक्सपेंडिचर पर आ गई है गरीबी, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया, इन्होंने पहली बात तो जो यूआरपी की जगह एमआरपी अपनाया, और एमआरपी की शुरुआत कब हुई थी, 1999-2000 से, ठीक है। एमआरपी क्या है, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड और रेफरेंस पीरियड, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इसमें क्या हुआ कि जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, टिकाऊ वस्तु, टिकाऊ वस्तु क्या क्या होती है, जैसे आपके शूज, जूते, कपड़े, क्लोथ्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, एजुकेशन और अदर टिकाऊ लाइक योर शेल्टर, इट मे बी, मतलब टिकाऊ चीजें, ये 5 टिकाऊ, और बाकी रिमेनिंग्स वर नॉन ड्यूरेबल एसेंशियल गुड्स, ओके, नॉन ड्यूरेबल एसेंशियल गुड्स। अब देखिए इनको, इनके डेटा लिए गए 1 ईयर के लिए, क्यों, क्योंकि इनका कंजप्शन धीरे धीरे होता है और ड्यूरेबल है, टिकाऊ है। इनके लिए गए 30 डेज के लिए, 30 दिनों के लिए इनके डेटा लिए गए। फिर चेक किया कि एक व्यक्ति एक महीने में एवरेज उसकी कितनी इनकम है, कितना इसका कंजप्शन है, ठीक है। इसके आधार पर गरीबी को तय किया गया। तब इन्होंने पाया कि जो गरीबी पहले की थी 37.2%, उससे घटी गरीबी और घटकर कितनी हो गई, 21.9% इन्होंने भारत में गरीबी पाई थी। यानी यू कैन से इन 2011-12 पॉवर्टी कितनी थी, लगभग 22% भारत में पॉवर्टी थी, और आज भी इसी को सही माना जाता है ना। तो आंकड़े भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें गरीबी रेखा क्या तय की गई, तो रूरल पॉवर्टी लाइन ये थी 816 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, एंड फॉर अर्बन 1000, पॉवर्टी लाइन क्या थी अर्बन की, 1000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, ये थी। यानी पर डे का कितना, ये 27 रुपया और ये 33 रुपीज, बहुत कम था।
इसलिए इसके उपरांत एक और कमेटी बन गई। ठीक है, तो ये पर डे पॉवर्टी लाइन थी और ये कहाँ की, ग्रामीण क्षेत्र की। और शहरी क्षेत्र की प्रतिदिन की गरीबी रेखा क्या थी, 33 रुपया। और मंथली गरीबी रेखा क्या थी, 1000 रुपया। और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए। और देश में पूरी गरीबी कितनी थी, लगभग 22%। ठीक है, और इसके बाद आती है आपकी सी रंगराजन कमेटी। सी रंगराजन कमेटी में क्या हुआ, दो 2012 में बनी, 2014 में इसने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट ठीक है। इसने क्या किया, मतलब जिस प्रकार से सुरेश तेंदुलकर समिति में 27 करोड़ भारतीय लोग गरीब थे, तो यहां पर देखिए बढ़कर सुरेश तेंदुलकर इस सी रंगराजन में सीधे 37 करोड़ हो गए। एक तो बात ये 10 करोड़ गरीब बढ़ाए गए। तो कौन सरकार चाहती है कि सीधे ही दूसरी कमेटी आकर 10 करोड़ सीधे गरीब बढ़ा दे, ये तो सरकार की बेइज्जती है फिर खुलेआम। तो सरकार ने इसको रद्द कर दिया कि नहीं, ये काम की नहीं है, ये गलत किया आपने रंगराजन जी, यही सही है, गरीबी कम बताओ। हमारा तो उद्देश्य है शुरू से ही गरीबी हटाओ, तो हम गरीबी हटाएंगे, चाहे कागजों से ही हटाएं, पर हटाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा किया, तो इस रिपोर्ट को सही नहीं माना और इन्होंने कागज में ज्यादा लिख दिया, तो कागज में कम वाले को हम मानेंगे। ठीक है, सी रंगराजन कमेटी 2012-2014, 2012 में बनी, 2014 में ये रिपोर्ट दी। यहां पर क्या है कि जो रूरल और अर्बन पॉवर्टी लाइन क्या मानी, रूरल के लिए और अर्बन के लिए पॉवर्टी लाइन क्या मानी और क्या मेथोडोलॉजी इन्होंने अपनाई, तो उसकी बात करेंगे। तो इनकी जो मेथोडोलॉजी थी पहले, वो थी MMRP, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये कब बनाई गई थी, ये 2011-12 में आई लगभग। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हुआ, ये मेथोडोलॉजी इस समय अपना ली गई। ठीक है, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, इसमें क्या हुआ कि टिकाऊ और गैर टिकाऊ, जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति ने लिए थे, टिकाऊ गुड्स यानी ड्यूरेबल गुड्स भी इसमें शामिल थी एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, उनके आंकड़े लिए गए 7 दिनों के लिए, और ड्यूरेबल्स के जैसे मैंने वो 5 बताई थी 1 ईयर की। तो ये थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था, इसलिए एम आगे लगा दिया। ठीक है, तो मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल या रेफरेंस पीरियड कह सकते हैं। ठीक है, इस समय ये किया गया। सी रंगराजन कमेटी ने क्या किया, एक तो 10 करोड़ गरीब बढ़ा दिए, दूसरे जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने बताया कि भारत में गरीबी ये है 40 इन परसेंटेज। ठीक है, ये थी, जो बढ़ाकर इन्होंने कर दी कितनी, 29.6%। ये भी गलत है भाई, 29.6% और देश में गरीबी बढ़ाती। तो अभी भी हम सब सही कौन सी को मानते हैं, सही तो वही है, फिर कम वाली है ना। लेकिन इन्होंने गरीबी रेखा क्या बताई, रूरल एंड अर्बन की। रूरल पॉवर्टी लाइन क्या थी, अर्बन पॉवर्टी लाइन क्या थी। तो रूरल पॉवर्टी लाइन इन्होंने बताई 972 रुपया, अर्बन पॉवर्टी लाइन बताई 1407 रुपये। पर इन्होंने 5 सदस्य माने थे, घर में 5 सदस्य, यानी 5 इंटू कर दो कि अगर कोई किसी के घर में 5 सदस्य हैं और वो 4860 रुपए मंथली खर्च करते हैं, तो वो पुअर नहीं है। और यहाँ पर 7035, यहाँ पर भी 5 सदस्य हैं, तो वो भी पुअर नहीं है। ठीक है, और पर पर्सन पर डे कितना कंजप्शन,
यहाँ 32 रुपया और यहाँ पर बताया 47 रुपया। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कितना कंजप्शन करता है, अगर 47 का करता है तो वो शहरी गरीब नहीं है, या उससे ज्यादा करता है तो भी गरीब नहीं, कम करेगा तो गरीब है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए 32 या उससे ज्यादा करने वाला गरीब नहीं, इससे नीचे वाला गरीब है। तो इस प्रकार से गरीबी बताई। तो भारत में गरीबी वगैरह कम करने के लिए भारत सरकार हमेशा से प्रयास करती रही है। और गरीबी के आप देख सकते हैं कि गरीबी के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि शुरू से ही भारत मतलब इस भारत का शोषण हुआ अंग्रेजों के द्वारा। हमारे छोटे छोटे जो उद्योग थे उनको नष्ट कर दिए अंग्रेजों के द्वारा, और उन्होंने वही उद्योग देश में चलाए जिनसे उनको कुछ लाभ हो रहा हो। मतलब एक आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो उसकी वजह से भी भारत में उद्योग नष्ट हुए, क्योंकि कच्चा माल है वो पूरा का पूरा बाहर चला जाता था। देश के उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिलता था। देश में गरीबी तो आनी थी, और गरीबी के बहुत सारे कारण है, सामाजिक कारण भी है। ठीक है, सामाजिक कारणों की वजह से भी गरीबी आई है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से भी गरीबी है, शिक्षा का अभाव भी गरीबी, स्किल डेवलपमेंट न होने के कारण भी गरीबी। तो गरीबी के बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से गरीबी आई है। और गरीबी को दूर करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहले तो तीनों क्षेत्रों में हमें लिंकेज बनाने पड़ेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। देश में पूंजी का निर्माण तो करना ही है, लेकिन कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसको कम करके लेबर आउटपुट रेशियो है उसको बढ़ावा देना है, ताकि देश में लोग लेबर ओरिएंटेड गुड्स है उनका प्रोडक्शन किया जा सके, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और देश के लोग अमीर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक हो रहा है उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। इंटरेस्टेड लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। थैंक यू।